इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की आपकी साइंस की जो क्लास हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपको पता ही होगा आपकी ये जो क्लासेस हैं वो शाम 7 बजे से चल रही हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी जो परीक्षा की तैयारी है वो यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे और ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लगातार चलती रहेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, इस सब्जेक्ट के अलावा जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, इसके अलावा आपका सेकेंड पेपर है और इसके अलावा जो आपका ये थर्ड पेपर है साइंस का। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, इसकी जो आपकी क्लास है वो शाम 8 बजे से चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसका जो यहाँ पर क्लास है वो आपकी 9 बजे से चल रही है। ठीक है, और थर्ड पेपर है जो आपका विज्ञान का, जैसे आप इस समय देख रहे हैं थर्ड पेपर, इसकी जो क्लास है वो शाम 7 बजे से चल रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और यहाँ पर बहुत जल्द ही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। अभी आपका जो थर्ड पेपर है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल 21 नंबर, ठीक है, इससे पहले की जो क्लास है उसमें आप 20 नंबर तक सवाल देख चुके हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। ऊर्जा का जो मात्रक है एमकेएस पद्धति में आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एमकेएस और एसआई। ठीक है, अगर आपसे एमकेएस पद्धति में पूछा जाए या एसआई पद्धति में पूछा जाए तो दोनों में ही मात्रक सेम रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक रहता है वो रहता है आपका जूल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल रहता है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। और हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। और दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये आपकी 2 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, 2 प्रकार की, गति ऊर्जा, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है 2 प्रकार की। इसके बाद आपका जो अगला सवाल है 33 नंबर का, ये इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऊर्जा को जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है, एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है प्रमुख रूप से, वो कहाँ से प्राप्त होती है? चिमनी से होती है, सूर्य से होती है। चिमनी आपको पता ही होगा, जो भट्टे होते हैं जहाँ पर ईंटें बनती हैं वहाँ पर जो चिमनी होती है उस चिमनी की बात की जा रही है, या लालटेन से प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका सूर्य। ठीक है, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है ये सूर्य, धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है सूर्य को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 24 नंबर का ये सवाल है, 1 जूल बराबर होता है किसके? न्यूटन इंटू 1 मीटर के, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर के, या 1 न्यूटन बटे 1 मीटर के, या फिर 1 मीटर गुणा 1 सेकेंड के। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका 1 जूल होता है, ठीक है, 1 जूल कितने के बराबर होता है आपको याद रखना है। 1 जूल आपका बराबर होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर के। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू होता है आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, 1 जूल होता है आपका इतना। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 जूल आपका बराबर होता है। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है आपका, अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है, आपको देखना है यहाँ पर निम्नलिखित में से, ठीक है, अगले सवाल में आपसे पूछा रहा है जो सरल मशीन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 25 नंबर आपका सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से सरल मशीन कौन सी आपसे पूछा जा रहा है? जो सरल मशीनें होती हैं, पहिया है, घिरनी है, पेंच है, या फिर ये सभी हैं। ठीक है, तो सरल मशीनों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सरल मशीनें कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में आपको बताना होगा सरल मशीनों के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं सरल मशीनें कौन कौन सी हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ठीक है, पहिया आपका हो गया, ये घिरनी हो गई, ठीक है, पेंच हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? ये आपकी सरल मशीनें। आगे आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा जब यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में
समझाया जाएगा, ठीक है, कि सरल मशीनें क्या होती हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी क्या आपकी सरल मशीनें हैं जिनसे कोई काम आसान हो जाता है, ऐसी मशीनें क्या करते हैं, आपकी सरल मशीनें होती हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो अगला सवाल है, अगर क्लास आपको पसंद है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम धमाकेदार तैयारी आपको कराई जाएगी, ताकि परीक्षाओं में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी बहुत जल्दी सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसके अलावा ये जो PDF फाइल है, जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक और जो व्हाट्सएप चैनल है, दोनों की जो लिंक हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, ये आपको बताना है। जो सीढ़ी है वो किस प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, इसमें आपके 3 तरह के उत्तोलक होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो जो सीढ़ी होती है वो कौन से प्रकार का उत्तोलक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का या तृतीय प्रकार का। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपकी सीढ़ी होती है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका चिमटा, ठीक है, चिमटा रोटी पकाने का। ठीक, तो ये भी आपका कौन सा है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चिमटा हो गया या आपका सीढ़ी हो गई, ये सारे तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 24 नंबर का सवाल है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 27 नंबर का सवाल है, सॉरी दोस्तों, 27 नंबर का सवाल है। अमाशय में, ठीक है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर जो अमाशय होता है हमारी बॉडी में, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और ये एंजाइम कौन सा होता है ये आपको बताना होता है। टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, या म्यूसिन या पेप्सिन या ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पर पाया जाता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और लार में आपका पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, लार में अंदर जो लार होती है हमारे मुंह में, उसमें पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर का ये सवाल है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जो शर्करा होती है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। जो शर्करा होती है, शर्करा का नियमन करने में, नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ठीक है, पैराथार्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन या कीटोजैविक। तो शर्करा का नियमन करने में जो सहायक हार्मोन होता है वो होता है आपका इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शर्करा का नियमन करने में सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ जा रहा है। और अगले सवाल में आप देख पा रहे होंगे, ये आ चुका है अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपको बताना है क्या पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है बस यही आपको बता देना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। और 29 नंबर का ये सवाल है, कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। ठीक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है ये आपको बताना है। पैराथॉर्मोन, डाइबेटोजेनिक, रेनिन या पेप्सिन। ठीक है, जो कैल्शियम होता है बॉडी में और जो फास्फोरस होता है, इसके नियमन का कार्य कौन करता है, तो ये होता है आपका पैराथॉर्मोन हार्मोन। ये कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन ऑप्शन आ, ये राइट आंसर होगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। बात करेंगे आपके अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 30 है, जल में घुलनशील विटामिन है, ये आपको याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो बता देते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बी और सी, ठीक है, बी और सी। ठीक, कौन कौन से, बी और सी आपके ये जो दोनों विटामिन हैं ये जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए विटामिन हैं वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, ए, डी, ई और के, ये चारों के चारों विटामिन कैसे हैं, ये वसा में घुलनशील है। बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन कैसे हैं, ये जल में घुलनशील है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है। जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे आपके बी, सी। ठीक है, बाकी जो बचे हुए विटामिन रह गए वो सारे के सारे हो जाएंगे आपके
वसा में घुलनशील, ADE ये चारों विटामिन कैसे हो गए, ये हो गए आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल के राइट आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं और आपने राइट आंसर को खोज भी लिया होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी। इस सवाल में जो ऑप्शन है वो ठीक से दिए हुए नहीं है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिए हुए रहने चाहिए थे, बी और सी वाले। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन ए, डी और ई और के, ये चारों विटामिन कैसे हैं, ये चारों विटामिन आपके हो गए वसा में घुलनशील। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बा और सा, दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। बात करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह की जो तैयारी है वो अच्छे से कराई जाती रहेगी, लगातार धुआंधार तरीके से, और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कमज़ोर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दांतों की मजबूती के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? जो हमारे मुंह में दांत होते हैं इनकी मजबूती बनी रहे, इसके लिए कौन से जो तत्व हैं वो आवश्यक होते हैं? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। इन दोनों की उपलब्धता से हमारे जो दांत हैं वो मजबूत रहते हैं। ठीक है, दोनों ही आवश्यक होते हैं हमारे दांतों की मजबूती के लिए। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हमारे दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सा जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 32 नंबर का। पैकेट का जो दूध होता है उसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, पैकेट का दूध काफ़ी समय के लिए संरक्षित कर दिया जाता है, 1 से 2 दिन के लिए। ठीक है, तो इसे किस विधि के द्वारा संरक्षित किया जाता है? रसायनों के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई रसायन वगैरह मिला दिए जाते हैं, या हिमीकरण विधि के द्वारा, या पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा, या किण्वन के द्वारा। ठीक है, तो किण्वन के बारे में आपको पता ही होगा, किण्वन क्या होता है? सिरके में सिरका बनता है इससे, किण्वन विधि के द्वारा। लेकिन जो आपका दूध होता है, ठीक, दूध क्या होता है? पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा जो है ये संरक्षित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूध का जो संरक्षण किया जाता है वो पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। ठीक है, ऑप्शन सा क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध का जो आपका संरक्षण होगा वो पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा होगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और दोस्तों इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 33। परमाणु का समस्त द्रव्यमान किस में निहित होता है? ठीक है, कोई भी परमाणु है किसी तत्व का, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो किस में निहित होता है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो जो आपका होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो आपका जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, सारा द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, किस में होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो निहित होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में होता है। आपको पता ही है, किसी भी परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? परमाणु का द्रव्यमान बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, देख लीजिए अच्छे से। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 34 नंबर का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है? उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के, या प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो इस सवाल का राइट आंसर आपको देखना होगा, और इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या के। ठीक है, किसी भी तत्व, कोई तत्व मान लीजिए, कोई भी तत्व है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, ठीक है, प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगी। ठीक है, क्या होगा? वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। कोई भी तत्व है, ठीक है, अगर उसका परमाणु क्रमांक 2 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक है, ये आपको याद रखना होगा। बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? 35 नंबर में, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होते हैं? आपको पता ही होगा, परमाणु का जो नाभिक होता है, पर किसी भी परमाणु में 3 चीज़ें होती हैं, जिसके अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और अभी ऊपर भी आपसे पूछा गया था, ठीक है, जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? तो वो होती हैं आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? परमाणु के नाभिक में होती हैं। ठीक है, जो समस्त द्रव्यमान होता है वो परमाणु का इसी में निहित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
ठीक है, ये आपसे पूछा गया था ऊपर भी, और इसी चीज़ को दोबारा से नीचे पूछा जा रहा है। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है आपने समझ लिया होगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये दोनों परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अपने अगले सवाल की, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देख लेंगे एक बार। यहाँ पर 36 नंबर का सवाल है, निष्क्रिय गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ठीक है, इन्हें अकेरिय गैसें भी कहते हैं। तो निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 2-8 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-8। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, सवाल नंबर आप देख पा रहे होंगे 37 है, और इसमें आपसे पूछा गया कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट पर इसे किस चीज़ से व्यक्त करते हैं? तो इसे का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो होता है कार्बन 12। ठीक है, C12। ठीक है, ये आपको याद रखना, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 होता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताना है। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका सूत्र आपको बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपका सूत्र होता है Ca(2). ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा आपका CaOH(2). ठीक, तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे अपने अगले सवाल की, और आपका अगला सवाल आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। अब केवल इस क्लास में 2 ही सवाल बचे हुए हैं, और दोनों ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अंतिम सवाल से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो लगातार दी जाएंगी और अच्छे से सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा DLED VTC से संबंधित जो पल की अपडेट है वो भी यहाँ पर आपको दी जाती है। टैट, CTET, सुपर डेट जैसी परीक्षाओं से संबंधित, शिक्षक बहाली परीक्षाओं से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको दी जाती है। तो अगला सवाल है आपका 39 नंबर का, भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं इनमें क्या होता है? पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन कब होगा? जब रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो या फिर पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता, या नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, और राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा, जब पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, तो पदार्थ के अणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है, आपको याद रखना। ठीक है, पदार्थ के अणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बस यही ऑप्शन सही है। बाकी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। पदार्थ के अणुओं में भी परिवर्तन हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? ऐसा परिवर्तन जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई बैलून है, ठीक है, कोई बैलून है, इसे आपने फुलाया हवा भरकर, ठीक है, और फुलाने के बाद ये बड़ा हो जाता है बैलून। ठीक है, पहले छोटा था, ठीक, बैलून कैसा था? पहले छोटा था। अब अगर इससे बैलून में हम यहाँ पर हवा भरते हैं, वायु भरते हैं, ठीक है, छोटा बैलून था ये, ठीक, इसमें अगर हवा भरी जाती है तो ये बैलून बड़ा हो जाता है। अगर इस हवा को यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है, छेद करके, तो ये बैलून पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में ही आ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो दोबारा से अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं। जैसे आपका मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। मोम पिघलने के बाद सेम टू सेम अपनी पहले जैसी कंडीशन में ही आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, तो इसे आपको याद रखना है। बाकी दूध का फटना, ये दोबारा से दूध उसी फॉर्म में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती एक बार जल गई तो दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं आएगी, ये आपको याद रखना है। सब्जी का पकना, ठीक है, यहाँ पर बताया गया सब्जी का पकना, सब्जी एक बार पक गई तो दोबारा से वो क्या कच्ची हो सकती है, जैसे आपने आपके पास पहले थी, ठीक है, जैसे आप बाजार से लेकर आते हैं दोबारा से, वैसे सब्जी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन हुए? ठीक है, ये सारे तीनों परिवर्तन अपरिवर्तन है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है, इसलिए ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। जो मोम का पिघलना है ये आपका प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी जल्द ही सॉल्व करा दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भाई बहन भी हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।